चाहिए, वरना एक साइड एक भ्रम फैलता हुआ जो नजर आ रहा है, उसमें से जो स्थिति साफ अगर नहीं होगी तो वास्तविकता लोगों को नहीं पता लगेगी। एक पंचायत हमने पीछे नारनौल में की थी, उसकी जानकारी सब लोगों को हुई। आज हमने ये कार्यक्रम रखा था और कार्यक्रम को शुरू करने से पहले कल हालांकि जो आंदोलनकारी थे उन लोगों से, उनके नेताओं से बातचीत वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की हो गई थी और उनके 12-13 लोग वहाँ आए थे, डिप्टी कमिश्नर और वहाँ के जो और अधिकारी हैं उनसे बातचीत करने के बाद एक सहमति बनी थी कि एक सांकेतिक विरोध हम करेंगे, लेकिन रैली में कोई किसी प्रकार का हम कोई प्रदर्शन ऐसा नहीं करेंगे। उस बात पर विश्वास रखते हुए और प्रशासन ने भी अपनी तैयारी की और आज मुझे वहाँ जब पहुँचना था तो उससे पहले रैली में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे, लगभग 5000 से ऊपर जनता थी और उस जनता के वहाँ पहुँचने पर सबसे पहले तो उनका आभार प्रकट करता हूँ कि वो इस कार्यक्रम में वहाँ उपस्थित हुए। और ख़ास करके जो कैमला गांव जहाँ पर ये रैली थी, पूरा गांव का गांव और सब किसान उसमें थे, तो वहाँ उपस्थित हुए थे। लेकिन जैसा कल तय हुआ था उसमें से उन लोगों ने उस बात को, उस वायदे को उल्लंघन करके, और कुछ लोग तो वहाँ रुके रहे जहाँ का तय हुआ था, लेकिन कुछ नौजवान उनके द्वारा चाहे उकसाए गए होंगे चाहे अपने आप आए होंगे, लेकिन उस वायदे का उन्होंने उल्लंघन किया, निभाया नहीं। हमारे नेता जो भी मंच पर पहुंचने थे सब पहुंचे हुए थे, केवल मुझे वहाँ हेलीकॉप्टर लेकर उतरना था, तो हेलीकॉप्टर पर वो पहुंच गए बड़ी संख्या में, जिसके कारण से मैंने भी समझा कि क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं बिगड़नी चाहिए, इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और मैंने अपना हेलीकॉप्टर जो है निर्देश दे करके उनको और करनाल में उतारा। तो इसलिए कुछ समय के बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनका भाषण हुआ, शिक्षा मंत्री उनका भाषण हुआ, वहाँ जो विधायक हैं उनका हुआ और जो नेता वहाँ पहुँचे थे सबके भाषण हुए। वास्तव में जो हमने किसान को बताना था वो सारा संदेश उन किसानों को चला गया। आखिर तो हमने अपने विषय बताने थे वो बता दिए गए, वो मैंने बताने थे या हमारे बाकी नेताओं ने बताने थे, उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था। लेकिन चूंकि गांव के, ग्रामीण क्षेत्र के उन लोगों को एक अपेक्षा थी कि मुख्यमंत्री आज आएंगे और उस इलाके के लिए कुछ ना कुछ विकास के कार्यों के नाते से घोषणाएं करेंगे, मुझे करनी भी थी। अब ये ठीक है कि वो घोषणाएं तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, वहाँ से भी कर सकता हूँ, कोई उसमें अंतर पड़ने वाला नहीं है। उस इलाके के विकास के काम के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की योजनाएं आज मुझे जो वहाँ बतानी थी वो निश्चित रूप से फिर किसी मौके पर उनको बता दी जाएगी। और 3 प्रोजेक्ट्स उनका उद्घाटन था 47 करोड़ रुपए का, वो भी वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने या तो कर दिया होगा, नहीं तो फिर किसी मौके पर ऑनलाइन उसका उद्घाटन कर दूंगा। लेकिन कुल मिलाकर के आज के इस घटनाक्रम पर इतना जरूर मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश में एक स्थापित लोकतंत्र है, मजबूत लोकतंत्र है, और मजबूत लोकतंत्र में हमने ये पाया है कि हमें बात कहने का अधिकार सबको है, विपक्ष को भी है, पक्ष को भी है। जो भी अपना यानी राइट टू एक्सप्रेशन के अंतर्गत जिस प्रकार का संविधान ने अधिकार सबको दिया है उसकी हम पालना करते हैं। हमने कभी भी इन तथाकथित किसानों के, किसान नेताओं के जो वक्तव्य हैं उनको कभी रोका नहीं। उनके जो आंदोलन चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं, और उसमें तो बल्कि वहाँ पर इतनी भीड़ होने के बाद, कोविड होने के बाद भी जहाँ वहाँ इतनी भीड़ है उसमें व्यवस्थाओं में बहुत से काम हमने किए हैं। हमने वहाँ स्वच्छता के नाते से, पानी के नाते से, वहाँ जो टेम्परेरी टॉयलेट्स है उसकी व्यवस्था की है, लाइट की व्यवस्था की है, वहाँ हेल्थ सर्विसेज को लेकर के मेडिकल फैसिलिटीज़ वो उनको दी हैं। तो ये सारे काम वहाँ किए गए हैं। लेकिन ये अच्छा नहीं कि कोई अपनी बात को कहना चाहे और हम किसी दूसरे का विरोध करें, ये लोकतंत्र का तकाजा नहीं है। देश ने आज़ादी प्राप्त की है और आज़ादी का जो हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का जो एक पालन हुआ हमारे संविधान के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमने व्यवस्था दी है, उसका उल्लंघन ये देश की जनता मुझे नहीं लगता बर्दाश्त करेगी। आखिर इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए पहले भी कांग्रेस ने एक प्रयत्न किया 1975 में, जब देश में आपातकालीन हुई। तो आपातकालीन के समय कांग्रेस का ये जो घिनौना काम है उसको लोगों ने उस समय पहचाना और कांग्रेस को नेस्तनाबूद किया, धराशायी किया। सत्ता इतने लंबी पुरानी उनकी सत्ता थी, उसको उखाड़ के फेंका। तो ये लोकतंत्र के प्रति हमारे देश की आस्था है, जनता सब जानती है। और आज के इस घटनाक्रम के कारण से तो मैं समझता हूँ जनता को वह संदेश, शायद मैं अपनी बात में से इतना संदेश न दे पाता जितना बड़ा संदेश जनता को इस घटना के कारण से हो गया है। और बहुत से समाचार उसके बाद मेरे पास फोन आ रहे हैं कि ये ठीक नहीं हुआ है और ठीक नहीं किया है,
और इसमें से एक हमारे समाज में खास करके किसान वर्ग की भी बदनामी इन लोगों ने कराई है, क्योंकि किसान का ये रवैया नहीं हो सकता, किसान का ये स्वभाव भी नहीं है। हमारा देश का किसान कितना ही कम पढ़ा लिखा होगा, बोला बाला होगा, लेकिन बहुत गहरी उसकी आस्था है इन चीजों में, वो बहुत समझदार है। तो इसलिए इनको उस प्रकार का समर्थन मिलने वाला नहीं है। और इसमें भी अगर मैं किसी को, एक व्यक्ति को जिम्मेवार ठहराऊं, तो उसमें जो परसों से वीडियो चलाया गुरनाम सिंह चढ़ूणी ने, तो गुरनाम सिंह चढ़ूणी ने जो जिस प्रकार का उकसाने का काम किया कि मुख्यमंत्री की जो ये सभा है, ये पंचायत है, ये नहीं होने देंगे, और उन्होंने अपने नौजवानों को या अपने जो साथ लगे उनके लोग हैं उनको आह्वान किया कि मरोड़ निकाल देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मरोड़ निकालने का विषय नहीं है मेरा। तो क्या, मैं समाज का प्रतिनिधि हूं, जनता का प्रतिनिधि हूं, मेरी कोई मरोड़ नहीं है। मुझे तो जनता के आशीर्वाद से ये स्थान अगर मिला है, तो ये जनता की अगर मरोड़ निकालनी है तो उनके सामने आ जाएगी, उसमें कहीं कोई देरी नहीं लगेगी। इसलिए अब वो बहुत ज्यादा एक्सपोज होते जा रहे हैं, और इस आंदोलन के पीछे अगर हाथ है तो मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी का बड़ा हाथ है, कम्युनिस्टों का बड़ा हाथ है। तो ये सारे लोगों को भी इस बात का ध्यान में आता है कि ये कोई तौर तरीका नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के लगातार वक्तव्य इस प्रकार के आ रहे हैं, उकसाने के सबके सामने हैं। और जो नेता इनके जितने भी आंदोलन पर बैठे हैं और जो बातचीत में भी जाते हैं, वो सब कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं। वो कम्युनिज्म जिसका नेस्तनाबूद हो गए, बंगाल में हो गए, चाइना में हो गए, रूस में हो गए, आज ये पैर पसारने के लिए लगे हुए हैं कि इन आंदोलनों के माध्यम से हम यहाँ पैर जमा लेंगे, तो इनको भूल जाना चाहिए। तो इसलिए मित्रों, आज का ये जो घटनाक्रम है, इसका मैं निंदा करता हूँ इसकी, और जिन्होंने आयोजन किया उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ, चाहे वहाँ की जनता है, गांव की जनता है, उस इलाके की जनता है, चाहे वो कार्यकर्ता है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, मीडिया के लोगों ने भी बहुत सहयोग किया है। मीडिया ने सारी बात, चाहे प्रिंट मीडिया आज लिखेगा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अभी तक दिखाया है, उनका सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं समझता हूं कि जनता को भी इसके बारे में जो जानकारी मिलेगी उसमें से निश्चित रूप से उनका एक रुख बनेगा। जहां तक किसानों के संबंध में है, ये सब बातें मैं पहले भी कह चुका हूं, दोहराने के लिए, क्योंकि आज जो कुछ मुझे वहां कहना था वो आपके माध्यम से वहां तो अवसर शायद नहीं मिला, क्योंकि स्वाभाविक है कि जब इस प्रकार की कोई दूसरी हाइपर की जो घटना हो जाए तो उसके नाते फिर ध्यान उधर चला जाता है। अल्टीमेटली आखिर किसान के लिए देश के प्रधानमंत्री ने क्या कुछ नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर ये कोई भरोसा नहीं करेगा कि वो किसान के विरोधी हैं। कोई भी वर्ग समाज का ये भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत वर्षों के बाद देश में, देश की व्यवस्थाओं को सुधारने में, दिशा देने में, गरीब समाज, मजदूर हो, किसान हो, छोटा दुकानदार हो, उन सब के हित में जितने काम अभी तक किए हैं, और जब काम नया कोई किया जाता है, नई व्यवस्था कोई बनाई जाती है, तो उसका विरोध कई बार होता ही है। प्रारंभ में विरोध होता है, बाद में लोगों को लगता है ये काम बात बहुत अच्छी है। अगर मैं उदाहरण देता हूं तो आखिर जब जीएसटी का विषय था, कितना विरोध हुआ था। आज वही व्यापारी यानी जीएसटी को मान्य किया, उसने उसको पसंद करता है, उनको लगता है कि हम एक बहुत बड़े जंजाल में से बाहर निकल गए। आज सारे देश में एक टैक्स हो गया, और उस एक टैक्स के नाते से उसको दुविधाएं नहीं है कोई गलत काम करने की, सब एक दिशा में ठीक काम करते हैं। और बहुत अच्छा, प्रशासन को भी अच्छा लगा, रेवेन्यू भी ज्यादा एकत्र हुआ, और व्यापारी भी इसमें प्रसन्न हुआ। मैं बहुत दूर नहीं तो 90s के विषय में आपको बताऊंगा कि 90s में जब इस देश में लिबरलाइजेशन का विषय चला, ग्लोबलाइजेशन के सारे ग्लोब से लिबरल होकर के हमको आगे कदम बढ़ाने चाहिए। और उस समय विरोध भी हुआ था। उस विरोध के समय कि भी हाँ, हम पता नहीं ये कंपनियां बाहर से आ जाएंगी, सारा देश दुनिया हमको लूट ले जाएगी, ये करेगा वो करेगा, वो जमाना था। उस जमाने के बाद आज 20-25 साल के बाद हम देखते हैं कि कितने ही लोग देश और देश से बाहर जाकर के दुनिया में अपना व्यापार कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं। यानी दुनिया को जिसको कहना चाहिए एक बहुत निकटता एक दूसरे की बन गई, यानी ग्लोब इज ए विलेज, ऐसे जो वाक्य निकले, उन वाक्यों का सार्थक एक परिणाम निकला कि सारे देश दुनिया के लोग प्रगति कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर कर रहे हैं। उस समय हमारा अगर ऑटोमोबाइल का देखें तो गाड़ियां जो होती थी, वही अगर वही जमाना चल रहा होता तो वही क्या एम्बेसडर और फिएट और वही
स्कूटर जो है वेस्पा लम्ब्रेटा उसी पर चल रहे होते। आज जो है हम कितना आगे बढ़ गए हैं, यानी अगर उन गाड़ियों के मॉडल हम देखते हैं तो उसके अंदर एक से एक क्या 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 है, वो क्योटा, क्रेटा, फिर टोयोटा, किया, जीप, किस किस लेवल पर कहां कहां पहुंच गए हैं। तो ये सारी चीजों का लाभ एक उस प्रकार के माहौल के बाद बना है। तो ऐसे नई परिस्थितियां, नई जो व्यवस्थाएं बनती हैं उसका विरोध हुआ करता, हमको मालूम है। लेकिन उसके पीछे की यदि भावना ठीक है, उद्देश्य ठीक है, तो वो हमेशा जनहित में होता है, ऐसा हमारा विश्वास है। जहां तक इन 3 कानूनों का विषय है, तीनों कानून जनहित में है। और मेरा दूसरा कहना है कि जब भी कोई नई चीज आती है तो उसका उपयोग करने के बाद ही पता लगता है कि वो ठीक है या गलत है। मैं कहता हूं 1 साल अगर हम उपयोग करने के बाद देखते, मेरे जैसा व्यक्ति भी ये कहता है, अगर 1 साल के बाद हमें लगेगा इसमें ये चीजें कमियां हैं, तो हम ही जाकर के सब लोगों के साथ मिलकर के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इसके अंदर न्यूनता है, कमी है, इसको ठीक करना चाहिए। हालांकि आज भी बहुत से जब शुरू में विषय निकाले गए कि इसके अंदर इन प्रावधानों के अंदर बदल करना चाहिए, तो बदल करने के लिए आज भी सरकार तैयार है। लेकिन जो एक रट लगाई कि मैं ना मानू, मुझे तो चाहिए ना, क्या ना, तीनों कानून वापस लो। अब ये कोई जिद से ये प्रकार चीजें नहीं चला करती हैं। इसलिए 1 साल भर हम उसका उपयोग करें, और कोई गलत बात लगती है तो उसको हम छोड़ देंगे। और छोड़ने को आज भी बंधे हुए नहीं है। आज भी ये तीनों जो कानून हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि अनिवार्यता है किसान के लिए, अनिवार्यता नहीं है। मंडियां हैं, जहां तक मंडी का विषय है, सरकारी मंडियां आज भी हैं, आगे भी रहेंगी। उसके अंदर एमएसपी आज भी है, आगे भी रहेगा। एक रास्ता अल्टरनेटिव दिया गया है कि अगर प्राइवेट भी कोई मंडी आके खुलती है, उसमें यदि किसी को लाभ लगता है तो जाके बेचेगा, नो कंपल्शन। तो एक अल्टरनेटिव रास्ता दिया है, उसमें एमएसपी से ऊपर अगर मंडी में जाके कोई खरीदेगा तो उसको, किसान को बेचने में कोई आपत्ति नहीं होगी, बल्कि उसको लाभ ही होगा। पहले ये नहीं था। एपीएमसी एक्ट में एक प्रावधान है कि हर एक परचेजर जो है, जो बायर है, उसको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। मंडी से बाहर ना कोई बेच सकता, ना कोई खरीद सकता है। एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं, बल्कि मैक्सिमम, जिसको कहना चाहिए मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, ऐसी उभर गई। हर किसी को लगता है ये एमएसपी है, इसके ऊपर नीचे तो करना नहीं, इसी पर खरीदना है, मामला खत्म। आज किसान को एक अल्टरनेटिव मिला। इसी प्रकार कंट्रैक्ट का जो नियम है, कंट्रैक्ट की खेती, कंट्रैक्ट की खेती किसी न किसी रूप में पहले भी तो चलती थी। आखिर 2 व्यक्ति मिलकर के, एक के पास जमीन होती थी, दूसरा उसको बुआई करता था। जमीन वाला इतना समय नहीं था, या उसके पास साधन नहीं थे, या वो और कोई काम करता था अपनी खेती, वो जब नहीं करता था तो दूसरे को बटाई पर देता था। बटाई के नियम अलग अलग होते थे, कभी आधी आधी की बटाई होती थी, कभी 5वें हिस्से की बटाई होती थी, उन सब नियम अलग अलग हैं। और कभी ठेके के ऊपर होती थी, पैसा ले लिया और जो बुआई करने वाला उसी का नफा घाटा उसी का होगा। तो जो प्रकार पहले चलते थे, आज थोड़ा बड़े स्वरूप में दे दिए। उसमें इतना ही तो कहा कि अगर आप चाहें तो किसी कॉर्पोरेट घराने को भी अगर कोई आता है, वो अगर कॉन्ट्रैक्ट पे करना चाहता हो तो उसके साथ कर सकते हो, करना जरूरी नहीं है। कोई किसान उसकी मर्जी हो तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसके लिए किसी प्रकार का कोई बंधन या जबरदस्ती या अनिवार्यता ये बिल्कुल कहीं नहीं है। तीसरा, भंडारण का विषय। भंडारण में क्यों अनिवार्य है? इसलिए है कि भंडारण के बिना हमारी जितने भी फल, सब्जियां और अन्न है, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं हमको जो आह्वान किया, बताया कि 1 लाख करोड़ रुपए की फसल, फल, सब्जी ये साल में खराब हो जाती है लगभग। अगर हम हरियाणा की बात करें तो उसमें अगर क्योंकि 3-4%, 5% तो हमारा योगदान होगा ही, तो 5% का मतलब है कि 5,000 करोड़ रुपया यहां भी जाता होगा, 3-4 हजार करोड़ रुपया यहां भी जाता होगा। कितने फल सब्जियां खराब हो जाते हैं, गोदाम में पड़ा पड़ा अन्न सड़ जाता है। कुछ लोगों का उसमें इंटरेस्ट भी होता है कि सड़ जाए तो ठीक, उसके बाद हम इसको खरीदेंगे। तो ये सारी चीजें ठीक हों, किसान को भी कोई वेयर हाउसिंग बनाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, कोई भी व्यक्ति, न्यू एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप, किसान या कोई व्यापारी इन व्यवस्थाओं में आकर के काम करेगा तो सहयोग मिलेगा सरकार को। सारी व्यवस्थाएं सरकार के ऊपर छोड़ना संभव भी नहीं है, हो भी नहीं सकती हैं। सरकार आखिर कितना करेगी? और सरकार के काम भी ये नहीं है। व्यापार करना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम व्यवस्थाओं को ठीक करना है। हाँ, जब कभी टकराव, इन चीजों में, इंटरेस्ट में जब टकराव होता है, प्रतियोगिता होती है,
तो उसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार के विषय भी होते हैं कि कोई एक मानो व्यक्ति लाभ कमाता है तो कई बार दूसरे की कॉस्ट पर कमाता है, दूसरे को हानि होने लग जाती है। तो कोई किसी की कॉस्ट पर काम न करे, संतुलन बैठाना ये सरकार का काम होता है। सरकार उसमें नियम पॉलिसी बनाती है। तो इसलिए मित्रों, ये जो चीजें हैं, भंडारण की हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट खेती हो, चाहे मार्केटिंग की बात हो, ये सब किसान के हित में बनाई गई है। लेकिन सभी ऑप्शनल हैं, कोई भी कंपलसरी ऐसा विषय नहीं है कि किसान को इसके ऊपर जाना ही जाना है। किसान को जिस दिन लाभ लगने लगेगा उस दिन वहां जाएगा। लेकिन हम तो और भी किसान के हित में कितनी बातें और कर रहे हैं। आखिर किसान का जो समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या उसकी जमीन का जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, वही इतने फंसे हुए हैं कि उसमें इतनी लिटिगेशन, झगड़े। हम उस पर डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, उसको डिजिटलाइजेशन के माध्यम से उसको दुरुस्त कर रहे हैं ताकि उनके आपसी झगड़े पिछले खत्म हो, आगे झगड़े ना हो। कितनी जमीन खराब है, और जमीन की सीमा है हमारे यहाँ 70,000 72,000 एकड़, 70-72 लाख एकड़, ये हमारी एग्रीकल्चर लैंड है। तो उसमें से भी 8-10 लाख एकड़ खराब जमीन है, सलाइन है, एल्कलाइन है। हम उसको ठीक करने के लिए लगे हैं। हमने टारगेट रखा कि इस साल 1 लाख एकड़ हम जरूर ठीक करेंगे। तो उस 1 लाख एकड़ के लिए किसानों को आह्वान भी करेंगे। उसके साथ कुछ थोड़ा बहुत उसका भी इंटरेस्ट जागना चाहिए कि मैं जमीन ठीक कराऊंगा तो मेरी जमीन का लाभ मुझे ही होगा। तो पहले 1 लाख में कौन आगे आता है उसका हिसाब करेंगे। इसी प्रकार से कौन क्या फसल बोए, क्रॉप का, यानी उसका जो टोटल क्रॉप कितनी हो, इसके टारगेट्स हमारी आवश्यकता के हिसाब से वो हम रखने के लिए योजना बना रहे हैं। किस किसान, यानी किसान को कौन सी फसल बोने में लाभ ज्यादा है। आखिर तो किसान भी इनकम के लिए काम करता है ना, तो इनकम ज्यादा किस में हो सकती है, एक जैसी इनकम में तो सब में तो नहीं होती। तो आज हमारी आवश्यकता किस चीज की है, हमारी आवश्यकता सब्जियों की है, फल की है, मसालों की है। आज हमारी आवश्यकता यानी गेहूं की और धान की उतनी नहीं है। देश को भी जितना पैदा होता है उससे सरप्लस है। हमें रिक्वायरमेंट जो फूड सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, इस साल का और 1 साल का और 2 साल का फूड ग्रेन हमारे स्टॉक में रहना चाहिए। आज 5 साल का फूड ग्रेन हमारे स्टॉक में है, इसका मतलब 3 साल और आगे तक भी रखा हुआ है। तो अगर उसको हम थोड़ा कम करेंगे, एक इक्विलिब्रियम जो है, संतुलन जो है बिठाना पड़ेगा। बाकी चीजों का आवश्यकता उसमें हम करेंगे। बहुत चीजें ऐसी जो इंपोर्ट करते हैं विदेश से। अब एक फल है मानो अंजीर, अंजीर हमारे देश में नहीं होता, हो सकता है। अभी मैंने साइंटिस्ट से पूछा, मैंने कहा अंजीर क्यों नहीं होता भाई, उन्होंने हो सकता। मैंने हो सकता तो करो इस बार हरियाणा में, ज्यादा नहीं तो 150 एकड़ की खेती शुरू करो, बाद में देखेंगे और ज्यादा। अभी तो सारा पश्चिमी देशों से वहीं से आता है सब। तो इसलिए और बहुत सी चीजें हैं, खजूर है बाहर से आता है, कई फल ऐसे हैं, कई सब्जियां ऐसी हैं जो हमारे यहाँ नहीं होती हैं। तो उन चीजों की खेती करके हम उन चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर जो चीज हमारे यहाँ सरप्लस होती है उसका क्या हम उसके बाई प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्या उसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, क्या प्रोसेसिंग करके हम उसको कहीं एक्सपोर्ट करेंगे, या अगर मार्केट में बेचेंगे जहां उसकी मार्केट है वहां उसको भेजेंगे। मार्केट भी कई प्रकार की है। एक सामान्य गरीब आदमी की मार्केट है, वो तो अपना 2 समय का भोजन कर सकता है, उसको उतना उपलब्ध होना चाहिए, उसकी सिक्योरिटी उसकी होनी चाहिए। फूड सिक्योरिटी में वो सिक्योर है। फूड सिक्योरिटी में 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया किलो अनाज जो है वो उसको मिलता है, और वो सरकार जो है उसको प्रोक्योर करती है। प्रोक्योरमेंट करने के बाद अनिवार्यता है सरकार की, देना ही पड़ेगा। तो इसलिए वो प्रोक्योरमेंट वो तो समाप्त हो नहीं सकती। लेकिन अच्छे ऐसे लोग जो अपनी कैपेसिटी अच्छी रखते हैं, जो जिनकी क्षमता है, बाइंग कैपेसिटी है, वो खाने के अच्छे प्रकार भी खरीदते हैं। जब अच्छे प्रकार खरीदते हैं तो उसके प्रोडक्ट वैसे ही बना करके बेचे जा सकते हैं। अब आलू है 5 रुपए 10 रुपए केजी है, लेकिन आलू की जो चिप्स है बनी हुई वो 20 रुपए पैकेट से लेकर 100 रुपए पैकेट तक है। तो ऐसे ही सब चीजों के प्रोडक्ट सीधा जो है एक सीमा होती है हर चीज के उपयोग करने की, चीनी है। अब सीधी उपयोग तो नहीं हो सकती, कोई सीधी थोड़ी खाएगा, उसके प्रोडक्ट बनते हैं, आगे प्रोडक्ट बना करके आगे बेचेंगे। हमने बाजरा खरीदना शुरू किया, बाजरे का उपयोग तो हमारे यहाँ 2 लाख मीट्रिक टन का है, हमने 7.5 लाख मीट्रिक टन खरीद लिया। तो इसमें से प्रोडक्ट बनाएंगे हम, प्रोडक्ट बनाने के बाद इंडस्ट्री लगाएंगे, और ये इंडस्ट्री लगाने के लिए जनता को, उसमें किसान भी होगा, किसान का बेटा भी होगा, सब होंगे, उनको इसके लिए हम आह्वान कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीजें यानी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री या किसान की आय अधिक बढ़ाने के लिए जो एलाइड जो प्रोजेक्ट्स हैं किसान के लिए, मानो खुम्बी फार्म है, मानो मधुमक्खी फार्म है,
पिगरी है, ये डेयरी है, पोल्ट्री है। तो ऐसे बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि जिनको किसान के साथ, खेत के साथ लगाने में हम सहयोग कर रहे हैं ताकि उसकी आमदन बढ़े। सामान्य किसान और साथ में प्रोग्रेसिव फार्मर, हमने प्रोग्रेसिव फार्मर को आह्वान किया है कि आप आइए आगे, अपने जैसे 10 किसान और बनाइए, हम आपको सहयोग करेंगे। हमने कंपटीशन पैदा करने के लिए उनकी सम्मान योजना एक बनाई है ताकि किसान आगे आए। पानी की आवश्यकता के लिए हम कर रहे हैं। लखवार डैम है, रेणुका डैम है, किसाऊ डैम है, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। एसवाइल का लड़ाई चलेगी, चलती रहेगी, कब सफलता मिले कब ना मिले, लेकिन जो कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं वो भी तो हम कर सकते हैं। फिर जितना पानी है उसके लिए हम मानो माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट, ताकि कम पानी में ज्यादा सिंचाई हो जाए। हर खेत को पानी पहुंचाने का काम ये हमने शुरू कर दिया, उसका रजिस्ट्रेशन अब शुरू हो जाएगा। 4 जिले छांटेंगे, इन 4 जिलों में आने वाले साल भर के बाद कोई 1 एकड़ भी नहीं बचेगा सिंचाई के लिए जो रह गया हो। उसके लिए उस प्रकार के बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे, पीपीपी प्रोजेक्ट बनाएंगे, सोसाइटीज बनाएंगे, सरकार मदद करेगी। 85% हम उसमें सब्सिडी दे रहे हैं। तो ऐसे कितने ही काम हमारे एजेंडे में हैं। किसान की फसल ठीक से बिक जाए, उसका ठीक से रिकॉर्ड ठीक बन जाए, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये हमने शुरू किया। आज हर किसान को जिस दिन उसकी बारी आती है उसको एसएमएस पहुंच जाता है, कल तुमने फसल लेके आनी है। नहीं तो हमने देखा मंडी में 4-4 दिन 5-5 दिन ट्रॉली लेके जाते थे, किसानों को मंडी में सोना पड़ता था। अब किसान को मंडी में सोने की आवश्यकता नहीं है। पेमेंट पहले आड़ती के थ्रू आती थी, इस बार 52% ऐसे किसान हैं जिनको सीधी उनके अकाउंट में पेमेंट गई है। सिर्फ 48% ने जिन्होंने कहा कि हमारी पेमेंट आड़ती के थ्रू दे दो, उनको आड़ती के थ्रू दे दी, कोई समस्या नहीं आई। पहली बार किसानों के खाते में सीधा लाखों रुपया गया है। किसान की इनकम कैसे बढ़े, हमारा ध्यान इधर है। किसान अपना काम चलाने के लिए लोन लेता है, ब्याज के उसमें कर्जे में दबा रहता है, और इतना दबाव होता है उसको पता नहीं लगता कि मेरी इनकम गई कहां, और फिर वो कर्जा जो है बरकरार रहता है। फिर नारे लगते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां नारे लगाती हैं, क्या कर्जा माफ करो, कर्जा माफ करो, और सरकारें जो करती हैं माफ कभी कर नहीं पाती हैं। कांग्रेस के चुनाव में उन्होंने राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दोनों जगह कहा कि हम कर्जा माफ कर रहे हैं। आज हिसाब उठा के देख लो, नहीं कर पाए। हमने हालांकि आने के बाद 3.5 लाख किसानों का ब्याज और पेनल्टीज वो माफ की, 1000 करोड़ रुपए से ऊपर ये हमने माफ किया। क्योंकि अगर ब्याज कर और वो तो छोड़ सकते हैं हम, लेकिन अगर उसका जो मूलधन है वो छोड़ा है तो जो एजेंसियां हैं फाइनेंस करने वाली, बैंक हैं, वो डूब जाएंगे या सरकार से भरना पड़ेगा। तो हम क्यों ना ऐसे प्रयत्न करें कि कर्जे की बजाय उसकी इनकम बढ़े। आखिर तो ताकतवर किसान बनेगा अपनी इनकम से, कर्जे से और कर्जे माफी से नहीं। तो उसकी इनकम बढ़ाने के लिए हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। यही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसान की आय डबल हो इसकी घोषणा की, उस पर काम कर रहे हैं। यही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 6000 रुपया सीधा हर किसान के खाते में हर साल डालेंगे 3 किस्तों में, वो डाल रहे हैं। हमने भी 4 लाख गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत 4000 रुपया दिया है साल का, चाहे वो कोविड के दिनों में ही हमने दिया। उस योजना को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत ऐसे विषय हैं जिसको हम कर रहे हैं। अब परिवार पहचान पत्र का काम हमारा पूरा होते ही 31 मार्च को हम 1 लाख परिवारों की आमदन कैसे वो 1 लाख से ऊपर हो जाए। अब पता नहीं कितने निकलते हैं 1 लाख, जो लोएस्ट इनकम के परिवार कितने और किस सीमा तक निकलेंगे, वो एक आंकड़ा आएगा। हो सकता है बहुत कम निकले, तो फिर 1 लाख से ऊपर भी बढ़ सकते हैं। किसान को कम से कम, हर एक किसान को कम से कम 1 लाख की आय जरूर हो जाए। छोटा भी किसान है, 1 एकड़ का, आधे एकड़ का, उसको अन्य रोजगार क्या कराया जाए, इस पर हमारी प्लानिंग बन रही है। तो हम लोग लगातार गरीब, किसान, मजदूर दिन रात काम करते हैं। लेकिन ये जो सारा सिलसिला चल पड़ा है भ्रमाने का, किसान को भ्रम में डालने का। अब किसान विरोधी, ये ठीक है, मैं उनको भी किसान विरोधी नहीं कह सकता। किसान के हम भी समर्थक हैं, वो लोग भी जो तथाकथित ऐसे किसान नेता वो भी समर्थक हैं। हम भी चाहते हैं उनकी आय बढ़े, वो भी चाहते होंगे आय बढ़े। हम भी चाहते हैं किसान अन्नदाता, हम भी कहते हैं अन्नदाता है, वो भी कहते हैं किसान अन्नदाता है। इसमें अंतर कहीं नहीं है। अंतर है तो सिर्फ ये 3 कानून का समर्थन या इसका विरोध। कभी भी कोई समर्थन विरोध जो होता है वो बैठ करके बातचीत से सुलझाया जाता है। तो बातचीत के ऊपर सुलझाने के लिए अगर वो आगे आते हैं
किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक अब शब्द अगर मैं गलत प्रयोग करूंगा तो उनको चुभ जाएगा, लेकिन इस प्रकार का एक जिसको कहना चाहिए एक अधेर कर दी, ये कभी भी समाज में चलती नहीं है, कोई समाज स्वीकार नहीं करेगा। तो आज तो मैं फिर एक दोबारा से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की हरकतों को छोड़ देना चाहिए। लोकतंत्र में सबको पूरा अधिकार है, सबको अपनी बात कहनी चाहिए, किसी का भी कोई मूछ ऊंची नीची नहीं होती है। जब हम सब कर रहे हैं उनको भी इस प्रकार से करना चाहिए। और कुल मिलाकर मैं जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो कांग्रेसी हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, ये लाल झंडे वाले जो लोग हैं, ये गलतफहमी न रहें, लोकतंत्र में विश्वास ये पैदा करें, वरना लोग जो है इनको सबक सिखा देंगे, ऐसा मेरा मानना है। मुझे आज के इस कार्यक्रम में जितनी बात ध्यान में थी आपको कही है, और मैं फिर कहता हूं कि आज के इस कार्यक्रम का जो संदेश जाना चाहिए था, मुझे लगता है मेरी बात वहां करने की बजाय शायद अब ज्यादा ही गया है। आज के इस समय की मेरी बातचीत को जितना लोगों ने रिसीव किया होगा, शायद उस समय ना करते। और मैं आग्रहपूर्वक कह रहा हूं कि इस देश की परंपराओं में विश्वास रखें, किसान का वास्तविक हित किस चीज में है, इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करें, और एक बार लागू होने के बाद किसी प्रकार का कोई नुकसान होता नजर आएगा तो स्वयं, चाहे देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे देश के कृषि मंत्री हैं, चाहे होम मिनिस्टर हैं, चाहे प्रदेश की सरकारें हैं, सब उसको मानेंगे कि इसमें बहुत बार बदलाव होते हैं। संविधान हमारा बना 1952 में, 51 में, उसके बाद उसमें 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं। कितनी पॉलिसीज हमारी बदलती हैं। कभी एपीएमसी एक्ट किसान के हित में बताया गया था 80s में, लेकिन वही एपीएमसी एक्ट में संशोधन सब तरफ से आया है कि संशोधन करना चाहिए। हम भी कहते हैं, वो भी कहते हैं, कांग्रेस ने भी कहा है। और इन 3 कानूनों का प्रस्ताव अगर रखा गया तो ये कांग्रेस के टाइम पर रखा गया है। कांग्रेस क्योंकि कभी भी जो चीज को आगे बढ़ाना चाहती है तो उसमें हिम्मत नहीं होती आगे करने की, क्योंकि कांग्रेस के बारे में पहले जैसे कह चुका हूं कि कांग्रेस एक यथास्थितिवादी पार्टी है। कभी भी कुछ नया करने में उन्हें हिम्मत नहीं होती, डर लगता है उनको। और फिर जब डर लगता है, बाद में जब काम हो जाता है तो उनको एक और खतरा महसूस हो जाता है, भी हम तो नहीं कर पाए, ये कैसे कर गए। फिर उसके लिए समाज के वर्गों को, भिन्न भिन्न वर्गों को उसमें भय पैदा करना, और ये भय पैदा करके इस प्रकार का वातावरण बनाना, ये सब उनका बहुत समय से पहले से ही ऐसा वातावरण रहा है। क्योंकि इन्होंने 370 के समय भी यही किया, इन्होंने राम जन्मभूमि के समय यही किया, इन्होंने CAA के समय यही किया, आज भी यही कर रहे हैं। तो इसलिए न करें, क्योंकि इस लोकतंत्र में आस्था हमको तो रखनी है, उनको भी रखनी ही होगी। नहीं रखेंगे तो जनता उखाड़ के फेंक देगी। मुझे इतना बात कहना। सीएम साहब आगे भी प्लान की जाएगी क्या? और आगे आज जो पंचायत प्लान थी वो आगे जारी रखी जाएगी? हमारी पार्टी के लोग इस पर निर्णय करेंगे। सीएम साहब, किसान लगातार ही कह रहे हैं कि जब भी हम पहले दिल्ली की ओर गए तब भी हम पर वाटर कैनल और टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, आज भी टीयर गैस और वाटर कैनल का इस्तेमाल किया गया। मुख्यमंत्री ऐसा लग रहा है कि किसान नहीं तो आपको क्या लगता है कि ऐसी छूट कुछ भी दे दी जाए, कुछ भी करें? हम यहाँ बैठे अपना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बाहर कोई 100-200 लोग आ जाए, हम तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिस्प्लेस सब करेंगे। हम तो शांतिपूर्वक जा भी रहे थे और शांति इंटेलिजेंस फेलियर है। नहीं, कोई फेलियर नहीं है, कोई फेलियर नहीं है। 2 दिन पहले से पता लग गया था, उनसे बैठ के बातचीत हुई थी, और बातचीत होने के बाद वहां फोर्स भी थी। आखिर उस फोर्स नहीं तो उनके ऊपर, लेकिन एक विश्वास होता है, जो विश्वास किया गया तो विश्वासघात कोई करेगा तो उसके साथ कुछ तो करना पड़ेगा। तो आप मानते हैं कि सरकार किसानों को समझा पाने में असफल रही? कोई असफल नहीं है, समझ ही नहीं पा रहे। अरे मैं करूं, कोई असफल नहीं है। हमने अपनी बात समझा दी ना, और इतनी घटना के बाद तो ज्यादा अच्छी प्रकार से समझा दी। शायद अगर ये घटना नहीं होती तो मैं आपके माध्यम से सारे देश दुनिया को बता ही नहीं पाता, ये वहीं से आपको खबर लेनी पड़ती। इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं आई है, किसान समझ रहा है, और बहुत थोड़ी संख्या में कम लोग जो हैं इसके ऊपर एक। और फिर दूसरा मेरा कहना है, किसान की समस्या है ही नहीं जिसके ऊपर ये बात कर रहे हैं, राजनीति है, शुद्ध राजनीति है। और इस शुद्ध राजनीति में जो फोर्सेस पीछे लगी हुई है, मैंने आपको बता दिया, नाम लेके बता। ऐलान किया हुआ है कि 26 को हम दिल्ली भी जाएंगे, देखिए 26 26 को किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। 26 अगस्त एक राष्ट्र गौरव का दिन होता है।
हमारे 26 जनवरी, हाँ 26 जनवरी एक राष्ट्र गौरव का दिन होता है। तो इस राष्ट्र गौरव के दिन में किसी की राजनीति नहीं होती है, और उसको भी अगर वो राजनीतिक उपयोग करेंगे तो ये बहुत ही मतलब एक शर्म का विषय होगा इस देश के लिए। दुनिया क्या देखेगी, क्या कहेगी। इसलिए इस विषय पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि 26 जनवरी को इस प्रकार की हरकत वो करें। आपने एक नाम लिया, गुरनाम सिंह चड्ढूनी का पर्टिकुलर नाम लेके बोला है, तो कोई फिर केस दर्ज करवाएंगे कोई उकसाने का और का? देखिए वो एडमिनिस्ट्रेशन जिनके जिम्मे काम है उस सारी स्थिति को देखने के लिए अध्ययन करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के वीडियो तो आपने भी देखा है, मैंने भी सुना है। जैसे शाहबाद में पूर्व मंत्री के घर पे घेराव और उनके घर में घुसने तक का मामला, इसके अलावा एक किसान की मौत जो हुई ट्रैक्टर रैली के दौरान वो मामला, इस तरह के तमाम मामले ऐसे इसके बावजूद फिर हम तो यही कहते हैं ना कि विषय को बढ़ाया न जाए। हम कोई किसी के खिलाफ कोई हमारा विरोध का वैसे भावना नहीं रहती है कि भी किसी को परेशानी करना है, किसी के खिलाफ कोई हमारी बदले की भावना है, ऐसा नहीं। अगले को समझाया जाता है ये नहीं करना चाहिए। आज भी मैं ओपनली समझा रहा हूँ कि गलत किया है, नहीं करना चाहिए। आखिर लोकतंत्र में क्या होता है कि जन नेताओं को या जो भी कोई इस प्रकार के काम करने वाले अपने ग्रुप के लीडर होते हैं, नेता होते हैं, उनको भी एक सीमा में रहना चाहिए। और सीमा तोड़ते हैं तो हमें कुछ करने की आवश्यकता है कि नहीं है, जनता कर देगी, जनता कर देगी। आपके कई प्रश्न हो गए। घोषणाएं करने वाले थे आज, उन पे मोटा मोटा बताना चाहेंगे कि क्या घोषणा आज वहाँ के लिए होनी चाहिए? देखिए वहाँ के स्थानीय कुछ डिमांड्स थी, वो थोड़ा अगर बताएं। हाँ, जैसे मानो एक तो वहाँ बाईपास था चौरा गांव का किसका 30 करोड़ रुपए तो उसी के ऊपर लागत आने वाले थे। मेरे पास वो लिखी है सब, मोटा मोटा जो है वो बताता हूँ, बाकी छोटे काम तो बहुत हैं। एक वहाँ इंद्री एस्केप का मामला है घरोंडा एरिया में। वहाँ बहुत बड़ा पानी इंद्री साइड से निकल करके और उसको लगभग 500-600 एकड़ को पानी खड़ा हो जाता है और वहाँ उसकी खेती ठीक से होती नहीं है। तो उनकी बहुत बड़ी डिमांड थी। हमने उसकी रीमॉडलिंग और उसकी स्ट्रेंथनिंग करने के लिए एक योजना बना रखी है, और उसमें कोई 50-60 एकड़ जमीन में एक बहुत बड़ा वाटर रिचार्जिंग सेंटर बनाएंगे, जिसके अंदर एक झील टाइप ऐसे बनेगी ताकि 500-600 एकड़ की बजाय वो एरिया 50-60 एकड़ सीमित जो पंचायत की जमीन है 2-3 गाँव की, उसके अंदर करेंगे ताकि लोगों को वो जमीन जो बोने के लिए आसानी से मिल जाए। एक तो बड़ा काम ये था। इसी प्रकार वहाँ कुछ कम्युनिटी सेंटर्स है कुछ गाँव के। एक अंडरपास है नेशनल हाईवे 44 का, ये मैंने अपने मंत्री हमारे जो रोड सरफेस रोड के नितिन गडकरी जी हैं उनको लिख दिया है पत्र, उसका निर्माण होगा। नेशनल हाईवे 44 जो जीटी रोड है इसके अंडर है। एक गर्ल्स स्कूल की वहाँ की चौरा के पास एक गर्ल्स स्कूल के निर्माण की बात है। इसी प्रकार से एक ब्लॉक लेवल ट्रेनिंग सेंटर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए ऐसी एक वहाँ की मांग है, वो हमने उसमें उनको बता दिया है कि वो हम करेंगे। कुछ गांव के कम्युनिटी सेंटर हैं लगभग 10 गांव के, वो उनको कर देंगे हम उनके लिए। 10 गांव में इसी प्रकार से जो योग कम व्यायामशाला, जिसमें से एक बड़े गांव का कोई जहां 5-6 एकड़ जमीन हो गई उसमें स्टेडियम और बाकी जगह में व्यायामशाला आसपास के जो गांव हैं ये सब करेंगे। कुछ 8 गांव के स्कूलों की नई बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी है, वो हमने मंजूर की है। एक हैफेड का कोल्ड स्टोरेज बस्ताड़ा गांव में, ये लगभग बस्ताड़ा गांव का एक हैफेड का कोल्ड स्टोरेज लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत का ये बनेगा। घरोंडा में एक एचएसबीपी का सेक्टर, इसके बनाने की योजना बन गई है, जमीन वहां ले ली गई है। चौड़ा गांव का जैसे मैंने बाईपास बताया 30 करोड़ रुपए का खर्च उसका आएगा। इंद्री एस्केप के ऊपर एक पुल बनेगा इरिगेशन डिपार्टमेंट का। कुछ वेटरनरी बिल्डिंग्स हैं, वेटरनरी जो हॉस्पिटल्स और उनकी जो डिस्पेंसरीज हैं उसमें 5 जगह पर उनकी बिल्डिंग्स की रेनोवेशन होगा। कमला गांव के कुछ 3-4 काम उन्होंने अलग से बताए हैं, वो सब करके और अलग से 2 करोड़ रुपए की उनकी हमने कैश ग्रांट भी उनको मंजूर की है। घरोंडा में एक सीएचसी पहले से बनी हुई है, उसको 50 बेड का हॉस्पिटल ये मंजूर किया है। बस्ताड़ा में स्पोर्ट्स
उसका एक जो स्टेडियम है, वो स्टेडियम बहुत पुराना बना हुआ है, उसकी हालत ठीक नहीं है, उसको रेनोवेशन, उसका पूरा नई बिल्डिंग उसकी बनाई जाएगी। 6 गांव में सब हेल्थ सेंटर्स हैं, उनकी बिल्डिंग रेनोवेशन होगी, कुछ की नई बनेगी। कुछ रोड्स हैं छोटी बड़ी, इस प्रकार से लगभग 100 करोड़ रुपए का ये पूरा काम, लगभग मैंने बताया, उसमें कुछ कम ज्यादा हो सकता है। तो ये योजनाएं वहां आज बतानी थी, आपके माध्यम से आज बताइए, उनको लिख करके वहां भेज देंगे ताकि उनको मंजूर करके वहां से। जैसा आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है इस मामले पर कहीं ना कहीं राजनीति कर रही है। सर 15 तारीख को अब पूरे देश के अंदर गवर्नर हाउस जो है वो घेरने की बात हो रही है और कहीं ना कहीं किसान आंदोलन पर राजनीति के साथ साथ जो वैक्सीन नहीं आ रही है कोरोना को लेकर, उसके ऊपर भी राजनीति हो रही है। इसमें हंसने के अलावा और कोई बात नहीं है। बस कोविड का ये वर्ष न केवल अपना प्रदेश देश बल्कि दुनिया का, और उसमें भी एक मानवता के अगेंस्ट एक इस प्रकार की एक संकट आया है। उस संकट के ऊपर भी इनको सहयोग देने के बजाय इस प्रकार की बातें सुलझती हैं। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये कोई किसी एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है। यानी इतनी बड़ी बीमारी फैली है, उसको किसी न किसी प्रकार से सारे सब देश काबू करने में लगे हैं। बल्कि अच्छी बात तो यह है कि वैक्सीन का जो एक रिसर्च जो है, जो अपने देश में हो रहा था, उसी के ऊपर आधारित होकर के ये प्रोग्राम आगे बढ़ा है। और उस वैक्सीन के 2 प्रकार की वैक्सीन हमने उसकी जो मंजूरी मिली है, उसके आधार पर अब इतनी बड़ी संख्या में भी नहीं बन पाएगी कि सारी दुनिया, सारे देश को एक साथ दी जा सके। उसके लिए फेजेस बनाए हैं। सबसे पहला फेज में रखा है कि जो हमारे वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइनर्स, कोविड वॉरियर्स जिनको कहा है, हमारे यहाँ प्रदेश में लगभग 1.5 लाख वर्कर है वो, तो सबसे पहले उनको करेंगे। फिर उसके बाद आगे एज वाइज या कुछ कैटेगरी वाइज करते हुए कोशिश रहेगी कि ज्यादा लोगों को वो उसका कोरोना का, यानी इसका जो वैक्सीन है, इसका लाभ पहुंचाया जा सकता है कि इस बीमारी का ये चक्र है, ये साइकिल है, ये हम कैसे तोड़वा सकें। मैं समझता हूँ आज के विषय तक अगर हम सीमित रहेंगे तो ज्यादा अच्छा, वरना फिर एक सवाल है कि कोरोना वैक्सीनों की हरियाणा में फी लगाई जाएगी या इसके भी पैसे लिए जाएंगे? देखिए, अलग अलग प्रकार इसके आएंगे। गरीब आदमी को फ्री मिलेगी, और जो आउट ऑफ टर्न अगर लेना चाहेंगे, क्योंकि इसका खर्च तो काफी आएगा, जो खर्च आएगा उसको सब्सिडाइज करने के लिए अगर कुछ लोग सहयोग करेंगे तो अच्छा ही होगा। सीएम साहब, जैसे आज घटना घटी है, ऐसी आगे घटना ना घटे, इसके लिए आज जो सरकारी काम में बाधा पहुंचाई गई है, क्या मामले भी दर्ज किए जाएंगे? देखिए, पहला काम अपील करना, हमने अपील की है, और अपील में से चीजें रुक जाएं तो ज्यादा अच्छा होता है। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे? सर, 2 चीजें, एक तो वैक्सीन के बारे में कि पीछे बात चली थी कि हरियाणा से कुछ लीकेज गैस नहीं थी, क्योंकि जो मंत्री हैं इस कैटेगरी में है, उनको पहले देखिए, एक भावना थी कि लोग ज्यादा एक्सपोजर होता है, कोई बड़ी आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं है। आखिर एक्सपोजर में जिसको एक्सपोजर ज्यादा होता है, जैसे अब जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको पहले क्यों रखा गया कि उनका एक्सपोजर ज्यादा है, उस प्रकार के केसेस को डील करते हैं। जनता में घूमने का एक्सपोजर जो है वो पॉलिटिकल लोगों का कुछ ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी अब उसके ऊपर हम कोई बहुत रिजिड ऐसा नहीं है। जब भी कभी बारी आएगी तो दूसरी तीसरी बारी में जो 50 वर्ष के ऊपर के हैं, एज वाइज जो ग्रुप बना है, 50 वर्ष से ऊपर का शायद प्राथमिकता देंगे, काफी लोग तो उसमें आ ही जाएंगे। हमको इसको सेलिब्रेट करने के लिए कर रहे हैं थोड़ी कि आप इसमें पॉलिटिकल लीडर को आगे लगना ही चाहिए। आवश्यकता के हिसाब से ही कहा है वो, और कुछ नहीं। आज की जो दुर्घटना हुई है, ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था जैसे आपने बताया? नहीं, कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, नहीं कोई सिस्टम फेलियर नहीं था। केवल जिन लोगों ने आश्वासन दिया था, आगे उनके ऊपर भरोसा टूटा है, भाई इतना ही विषय है। सीएम साहब, सर, किसानों को समझाने के लिए इन इश्यूज के बारे में आपने पहले अम्बाला में भी कोशिश की, आज भी महापंचायत हुई, क्या इस तरह की महापंचायत और भी हरियाणा में? देखिए, हमारा कार्यक्रम हमारी पार्टी बनाती है। पहले भी एक नारनौल में कार्यक्रम किया था, अच्छा कार्यक्रम हो गया था, लगभग 5-6 हजार संख्या का कार्यक्रम हुआ था। आज यहाँ भी संख्या कम नहीं थी, लोग आए थे, ऐसा नहीं है कि कोई लोग डर गए। वो तो केवल कुछ शरारती लोगों ने हेलीपैड पर आकर के शरारत की। मैं तो वहां पहुंच ही गया था, बाद में मुझे सूचना मिली कि भी हाँ हेलीपैड पर ठीक व्यवस्था नहीं, तो हालांकि अगर मैं कहता नहीं मैंने आना है तो कुछ तमाशा हो जाता।
कुछ और ज्यादा नुकसान होता। आखिर लोग तो अपने ही हैं, कोई हमारे दुश्मन नहीं है। यानी कोई मती में दूसरी बात आ जाए किसी के तो उसको समझाने का ही काम होता है, दंड दे करके कोई समझने वाला नहीं है। हमारे ही लोग हैं वो सारे, इसी प्रदेश के हैं। सीएम साहब, जिस तरह से मंत्रियों की बातचीत चल रही है, केंद्रीय मंत्रियों की भी चल रही है, और बातचीत का कोई ना कोई चलो नतीजा तो निकलेगा ही निकलेगा। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस है, यदि हरियाणा, मैंने बात पहले बता दी है, वो हरियाणा के किसान गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यदि दिल्ली जाएगा तो उसको इजाजत दी जाएगी? मैंने आपको बता दी, वो राष्ट्रीय कार्यक्रम है और राष्ट्रीय उत्सव है रादर। तो राष्ट्रीय उत्सव जो होता है तो उसी भावना से किया जाता है, उस भावना से मनाएगा तो कोई कहीं जाए, लेकिन भावना अगर उलट हुई तो फिर वो ठीक नहीं है। जनता ही अपने आप उनको, मैं समझता हूँ, समझा देगी या उनके आग्रह करेगी तो वो अपने आप विड्रा कर लेंगे इस विषय को, ऐसा मैं मानता हूँ। कई दौर की बातचीत हो चुकी है, आप भी शामिल रहे, दिल्ली गए, रिलायंस और अडानी ने भी अपना फेवर दे दिया। तो 3 चीजों का विरोध था, एक तो कानून वापस ले जाए और दूसरा उनका था अडानी और किसान। देखिए, इन कानूनों में मेरा सवाल ये था कि इसमें आप इतनी बार शामिल हुए हैं तो आपको कहाँ लगता है कि मामला कहाँ पे अटका है और कैसे सुलझ सकता है, जो पूरे देश की जनता है? सुलझाने के लिए जितने बिंदु आए हैं सब पर कोई ना कोई मत बनाया जा सकता है, लेकिन वहां तो इतने घंटे बातचीत चलती है, आखिर में एक ही बात होती है कि क्या पंचादा आख्या सिर मत थे परनाड़ा होते, आखिर में वापस लो जी। तो वापस तो सरकार नहीं लेने वाली, ये तय है। राज्य सरकारों को छोड़ दिया जाए ऐसे, तो आपको लगता है उचित है कि राज्य सरकार इसको? वो तो अगर बातचीत में ये विषय निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर राज्य सरकार भी छोड़ेंगे तो राज्य सरकारों ने कुछ तो नियम पहले से उसमें बदलाव करने होंगे, कुछ नई बातें करनी होगी तो किसी नए स्वरूप में भी हो सकती हैं, उसी में संशोधन किए जा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपसी बातचीत में होगा तो एक विषय को छोड़कर बाकी सब चीजें डायलॉग के माध्यम से हो सकती हैं। एक चीज क्या कि एज इट इज उसको विड्रा करो, ये मुझे नहीं लगता कि सरकार विड्रा करेगी। सर, आपका जब आज विरोध हुआ उस मामले में भी पहले वर्ष भी कांग्रेस के नेता लगातार एक ही बात कह रहे हैं विरोध के बाद कि अविश्वास में आ चुकी है सरकार और सेशन बुलाकर अपना बहुमत। मैंने परसों बताया था ना कि रात को जो आदमी सपने ले तो उसको कभी कभी पूरे हो जाते हैं, दिन में कोई सपने ले तो ये उसकी आदत ही होती है। तो वो आदत बड़ी बनाए रखें, दिन में सपने लेते रहें, रोज सोचेंगे कि आज हमारी सरकार आएगी का, बिलख रहे हैं। अब जो कोई बिलख रहा हो तो उसकी बिलखत में से चीज निकलती हो तो निकलती रहे। सर, एक सवाल था, किसान जब आए थे शंभू बॉर्डर से जब दाखिल हुए थे तब बैरिकेड लगाए गए थे और किसानों ने एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि सरकार ने रास्ते रोक दिए, अब हम शांतिपूर्वक ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका प्रदर्शन चलते हुए भी 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है और वो एक परिचय देने की कोशिश कर रहे थे कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो। लेकिन पिछले दिनों से जो एक्टिविटी देखने के लिए मिली है, कभी मंत्री का विरोध, कभी आपका विरोध, और अब कहीं ना कहीं वो तोड़फोड़ पर भी आ गए हैं। आंदोलन की दिशा कहाँ जा रही है? और जो एक सवाल साथी ने पूछा था कि 26 जनवरी को वो जाने दिया जाएगा, तो ऐसी हरकतों के बाद क्या भरोसा किया जा सकता है किसानों की किसी बात पे उन्हें आगे इजाजत देने को लेकर? देखिए, एक होता है शांतिपूर्वक आंदोलन, वो शांतिपूर्वक आंदोलन करें। आंदोलन का मतलब होता है कि धरना देना, कहीं अपनी सभा करना, अपनी बात कहना, समझ में आता है। किसी दूसरे के कार्यक्रम में विरोध पैदा करना ये आंदोलन का हिस्सा नहीं होता है। आंदोलन का हिस्सा तो वहीं तक सीमित है कि भी आप अपनी बात रखिए, अपना धरना दीजिए, अपना जुलूस निकालिए, अपनी भाषा जो बोलनी है बोलिए, अखबार में जाइए, मीडिया में जाइए, कुछ करिए। लेकिन कोई आदमी आपके विरोध में कोई और बात कह रहा तो उसको बोलने नहीं देंगे, ये आंदोलन का हिस्सा नहीं होता है। एक सवाल था, जिस ढंग से एग्रेसिव है इस मामले में, कृषि कानूनों के मामले में, तो क्या लगता है कि इस बार पंचायत चुनाव इस 3 कानूनों के मुद्दे पर ही होंगे? ऐसा मुझे नहीं लगता। पंचायती राज का अपना एक सिस्टम होता है, तो पंचायती राज में वहां के विकास की बात होती है, बाकी सब होती है। ये तो एक जनरल विषय है, मैं समझता हूँ। और अगर है तो ये केंद्र सरकार के नाते से विषय है। आखिर केंद्र सरकार ने कानून बनाया तो कोई विषय आएगा तो केंद्र सरकार में आएगा, अब इस समय कोई आएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। सीएम साहब, एक सवाल है कि अमित शाह जी के साथ आपकी बैठक हुई, उसके बाद आपने कहा कि आने वाले जो मीटिंग होनी है किसान और सरकार के बीच में, उस दिन फैसला आ जाएगा और किसानों के हाथ में फैसला। मैंने फैसला आ जाएगा ऐसा नहीं। मैंने देखकर आपको क्या लगता है? नहीं, मैंने तो आशा व्यक्त की है कि मुझे आशा है कि ऐसी जब आपस में बैठ के बातचीत होती है तो कहीं ना कहीं बात आगे बढ़ती है। मुझे जो पूछा कि वो तो कह रहे नहीं मानेंगे और फिर भी बातचीत, मैंने कहा ये बातचीत जब तय होती है उस समय अगर एक ही मुद्दे पर नहीं मानेंगे यही होता तो बातचीत आगे की डेट रखने की विषय ही नहीं था। तो फिर तो कई बार ही हो चुकी है। इसलिए कहीं ना कहीं बातें नजदीक पहुंच रही होंगी,
तभी आगे डेट रखी गई होगी। अंतिम सोशल जी बस। इनेलो ने आरोप लगाया है, इनेलो ने अभी आरोप लगाया है कि बीजेपी ने अपने ही लोग से लाठियां बरसवाई किसानों के ऊपर और आपस में भिड़वाए हैं। चलो ये उसके कहने का असर नहीं पड़ता कोई। जैसे बॉर्डर पे बैठे हैं किसान, आपने जो कहा सुविधाएं दी जा रही है, क्या अभी जो कुछ किसानों की जान चली गई है उनके लिए कुछ आर्थिक सहायता की कोई योजना है? देखिए, कुल मिलाकर के जिन्होंने उकसाया हुआ है उनको उकसाना नहीं चाहिए। इस आंदोलन को यहीं पर समाप्त करना चाहिए, ताकि जो किसान बेचारे ठंड में बैठे हैं, जिनकी जानें जा रही हैं, ये जो सारा अगर इसका दोष किसी के सिर पर मैं बढ़ूंगा तो जो लोग उकसा रहे हैं ये उनके ऊपर है। जो लोग इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, जो चीज़ों को सॉल्व नहीं होने दे रहे, ये जिम्मेदारी उनकी है। धन्यवाद।